हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। जी हाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। ये चैप्टर जो है ये चल रहा है अपना, और पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को परमाणु संरचना के अंतर्गत जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो पढ़ाया था। जी, परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना। चलिए, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु संरचना के अंदर आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास परमाणु कक्षक जो है वो और क्वांटम संख्याएं। जी हाँ, मैं आज की क्लास के अंदर आप लोगों को यही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्वांटम संख्या और कक्षक। ठीक है ना जी, क्वांटम संख्या और क्या, कक्षक। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, कि कक्षक क्या होते हैं, है ना, सिंपल बात है। चलिए, राम नोट्स डाल दिए जाएंगे, बाकी मैं पैनल पर लिखता ही हूं सब कुछ, यहां से भी नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। जी हाँ, चलिए, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग भाई। ओके, देखो, हम आज की क्लास के अंदर सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कक्षक क्या होता है, कक्षा क्या होता है ना, इन सारी चीजों को मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं आए। तो पहले आप लोगों को यही समझना है कि कक्षा क्या है। कक्षा को हम लोग प्यार से ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो लाडलो, इस ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें, जी हाँ, क्या इस ऑर्बिट के बारे में हम लोग बात करें तो ये ऑर्बिट होता क्या है ये सुन लो भाई। पहली चीज, इसके और भी नाम है। इसे देखो कोश भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं, ठीक है, जिसे प्यार से शेल कहते हैं। इसे क्या कहोगे? और इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, मतलब एनर्जी लेवल। कौन सा लेवल? एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये नाम है इनके, है ना, क्या ये नाम है इनके। कहते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब देखो भाई, इसमें ना ऐसा सिंपल बात समझो, हेमराज इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। हमारी एनसीईआरटीज, हमारे रिसर्च, हमारी जो और बुक्स हैं और जितनी भी किताबें हैं सब यही बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की है? जे थॉमसन ने की है 1897 में। ठीक है, ध्यान रखो भाई। चलिए, अब देखो यहां पर हम लोग बात करें इसके बाद कि कोश, ऊर्जा स्तर, ये भी इनको नाम दिया जाता है। ये स्थान कौन सा है? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उस वृत्ताकार पथ को हम लोग क्या कहते हैं? ये वृत्ताकार पथ कहलाता है कक्षा। क्या कहलाता है? कक्षा, ठीक है ना जी हाँ। तो किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर, चारों ओर वह काल्पनिक वृत्ताकार पथ, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, माना जाता है कि वृत्ताकार ही है ना। कैसा माना जाता है? वृत्ताकार ही है। काल्पनिक वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते हैं। जिस पर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं वो क्या है? जी हां, चलिए,
कक्षा है, पहली बात। ठीक, और यहां पर रही बात ये क्या कि सर आगे कैसे बात करें। जी हां, बिल्कुल, आपका डाउट है कि नाभिक एकदम सेंटर पर होता है। हाँ सखा, नाभिक एकदम सेंटर पर होता है, जैसे वृत्त में केंद्र। ठीक है, जैसे वृत्त में केंद्र, ठीक है ना। जी हां, चलिए चलिए, नाभिक के चारों ओर वह काल्पनिक वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो क्या है, कक्षा है, पहली। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो कक्षा जो होती है इसे अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे KLMN इज सो ऑन से दर्शाते हैं। किससे, KLMN, ठीक है ना। जी हाँ, और ये आप लोग पढ़ चुके हो बोर के मॉडल के अंदर, बोलो हाँ के ना। सबने पढ़ा है यार, क्या कहा, सबने पढ़ा है बोर के मॉडल के अंदर। और बोर मॉडल के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया भी था, बस इतनी सी बात है। तो ये तो हुई कक्षा, मगर देखो कक्षा में विभिन्न प्रकार के स्थान होंगे। जैसे सुनो, हम अगर बात करते हैं तो ये वृत्ताकार पथ, यहां कहीं नाभिक, ठीक है, यहां क्या है, कहीं नाभिक है, और यहां कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो भाई एक बात समझो, नाभिक के चारों ओर यदि इस तरीके की पाली अवेलेबल हो तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। लाडलो क्या कहते हो उस क्षेत्र को, कक्षक कहते हैं। तो अगली डेफिनेशन जो है हम लोग कक्षक की ही पढ़ने वाले हैं। किसकी, कक्षक की। इन्हें प्यार से कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स। अब दोनों के बीच का अंतर देख लो, कक्षा को प्यार से ऑर्बिट कहते हो, कक्षा को प्यार से ऑर्बिट कहते हो, और कक्षक को प्यार से ऑर्बिटल्स कहते हो। अब लाडलो ऑर्बिटल्स क्या है, नाभिक के चारों ओर का वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या नाभिक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो अधिकतम होती है। ठीक है ना। जी हां, सिंपल बात है, ठीक है ना। क्या कहा, चलिए निधि वो आप लोगों के लिए है भी नहीं अभी, ठीक है ना जी, वो आप लोगों के लिए है भी नहीं अभी। हाँ, चलिए तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, किसके, नाभिक के चारों ओर, है ना, सराउंड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक के चारों ओर वह स्थान कह सकते हो, अंतराल कह सकते हो। ठीक है ना। जी हां, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, किसके, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी हो, अधिकतम होती है। ठीक है ना। जी हां, क्या जी, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी होती है, अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, संभावना अधिकतम हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कक्षक हैं। और कक्षक कहां होते हैं, कक्षक जो हैं ये अवेलेबल होते हैं, जी हां, किस में, उपकोष में। उपकोष जो हैं वो होते हैं हमारे पास कितने, 4। हम लोग उपकोष है तो बहुत सारे, मगर हम लोग 4 का उपयोग करते हैं, SPDF।
ठीक है, ये 4 का उपयोग करते हैं, S, P, D और F, इनका उपयोग करते हैं। अब उपकोष या ब्लॉक, जिनको हम लोग कह सकते हैं सबसेल्स कह सकते हैं, उपकोष, ठीक है ना, जी हाँ, जिन्हें सबसेल्स कहते हो, सबसेल, इन सबसेल्स के पास कक्षक अवेलेबल होते हैं। उपकोष कौन कौन से हैं? एस उपकोष है, ठीक है, एस उपकोष है। दूसरे नंबर पर बात करें तो कौन सा उपकोष है? पी उपकोष है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना। ऐसे ही हम लोग बात करें तो डी उपकोष है, और लाडलो एक और उपकोष होता है जिसे हम लोग एफ उपकोष कहते हैं। ये उपकोष हैं अपने पास, एस, पी, डी और एफ, ठीक है ना, जी हाँ। अब देखो, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, प्रश्न ये बनता है कि एस के पास कुल कितने उपकोष हैं, सॉरी कितने कक्षक हैं? तो एस के पास होता है एक कक्षक। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई नाम नहीं होता सखा। वहीं पी के पास 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, और तीनों कक्षकों के नाम हैं, और नाम क्या है? नाम है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्या नाम है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। फिर रही बात अपने पास डी की, तो लाडलो डी के पास 5 कक्षक होते हैं। कितने? 5 कक्षक। इन पांचों कक्षकों के भी नाम हैं। क्या क्या नाम है भाई साहब? बता देते हैं। इन पांचों कक्षकों के नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये इन पांचों कक्षकों के क्या है? नाम है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या नाम है? डी एक्स वाई, ठीक है ना, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जबकि एफ उपकोष जो है, इसके 7 कक्षक हैं, और इसकी संरचना इतनी जटिल है कि आज तक इसके नामों के बारे में या इसकी संरचना के बारे में कोई नहीं बता पाया है। क्या कहा? इसकी संरचना इतनी जटिल है कि आज तक इसके नाम और इसकी जो संरचना है उसके बारे में कोई भी नहीं बता पाया है। तो ये चीजें हैं आपके पास कक्षक। क्या है? कक्षक, है ना, जी हाँ। चलिए, सी बातें अपने पास ये हो गई है। अब रही बात आगे की कि सर आगे क्या? आगे क्वांटम संख्याएं पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को अगर कक्षा और कक्षक जो है वो क्लियर है तो हम लोग क्वांटम संख्याओं की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है ना, जी हाँ, क्वांटम संख्याओं की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाडलो। क्वांटम संख्याएं, इनको प्यार से हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या कहते हो प्यार से? क्वांटम नंबर्स कहते हो। क्वांटम नंबर। अब भाई यहां पर पहली चीज मैं बता देता हूं कि क्वांटम नंबर्स की उपयोगिता क्या है। क्या जरूरत है, जी हाँ, इनकी आवश्यकता क्या है वो सुन लो, है ना। एमराज, जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा ना तो सब बता दूंगा कि क्यों इनके ऊपर स्टार लगाया जाता है ना। हाँ, चलिए अब ध्यान से सुनो भाई, बहुत अच्छे से सुनो। हम बात करें क्वांटम संख्याओं की, तो देखो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई तो ऊर्जा होगी ना, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई तो कक्षा होगी ना, ठीक है ना, जी हाँ। जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका कोई तो अभिविन्यास, कोई तो स्थिति होगी ना। जो भी कक्षा है उसकी कोई तो ऊर्जा होगी ना, कक्षा की कोई तो स्थिति होगी ना। इन सब बातों को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है
उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, उन संख्याओं को कहा जाता है क्वांटम संख्या। ठीक है ना जी हाँ, क्या, क्वांटम संख्या। ठीक है, वही बता रहा हूं मैं। क्वांटम संख्या का शाब्दिक अर्थ बताओ इनको। देखो भाई, क्वांटम संख्या का शाब्दिक अर्थ, क्वांटम में आप लोगों को बता चुका था कि विकिरण उत्सर्जित करने के लिए या अवशोषित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए, उसे क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम संख्या क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, परमाणु में जो कक्षा है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है, स्थिति क्या है, ठीक है, चक्रण जो है, इन सबको दर्शाने के लिए क्या, इन सबको दर्शाने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत होती है उन संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्या। क्या कहोगे, क्वांटम संख्या। ठीक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कोमा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, ये भी ना, कोमा कक्षा, कोमा कक्षकों का आकार। ठीक है, पहले कक्षकों की स्थिति, कक्षक का आकार, आकार, कोमा जो कक्षक है उसका अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब पोजीशन, सिचुएशन, स्थिति। ठीक है, अभिविन्यास है ना। उस अभिविन्यास के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, जी हाँ, क्या, इस अभिविन्यास के अलावा जब हम लोग बात करें तो यहां पर यह भी ध्यान देना है जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, इन सबको दर्शाने के लिए का चक्रण, इन सबको बताने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करना किया जाता है, जी हां, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण इत्यादि को दर्शाने के लिए आवश्यक संख्याएं क्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। फिर बात अपने पास एक और है यार, और वो बात क्या है ना, वो बात ये है कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सखा क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी, 4 प्रकार की। चलिए, हमने क्या कहा, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ये मैं आपको भी बता देता हूं बहुत आसान तरीके से। देखो, इन 4 प्रकारों में सबसे पहला जो है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। जी हाँ, क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे नंबर पर अपने पास जो संख्याएं हैं वो कहलाती हैं द्विगंशी, क्या कहा, द्विगंशी या भौम क्वांटम संख्या, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो भाई साहब
थर्ड नंबर पर जो क्वांटम संख्याएं हैं उन्हें कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट में जो क्वांटम संख्याएं आती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक के बारे में बात करेंगे। संख्या, इन सब के लिए है ना एक रिप्रेजेंटेशन सब्सटेंस बताया गया है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से, जबकि चक्रण क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित किया जाता है। जब आपको s लिखा मिलेगा तो समझ जाइएगा कि चक्रण क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं। जब आपको l लिखा मिलेगा तो समझ जाइएगा द्विगंशी या भौम क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी। अगर यही बात करें, जब आप लोगों को m लिखा मिलेगा तो समझ जाइएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं। और उसी तरीके से यदि आपको n लिखा मिले तो आप समझ जाएंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है। सबके बारे में डीप पढ़ाऊंगा। ठीक है, कौन सी संख्या किस प्रकार से काम करती है, उसका क्या काम है, किसने उसके बारे में बताया, क्यों वो संख्या महत्वपूर्ण है, इन सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, पहली संख्या से। और पहली संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। पहली संख्या कौन सी है? ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम बात करें तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि इस संख्या के बारे में किसने बताया। तो लाडलो आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा, जिस व्यक्ति को आप पहले से जानते हो उसने इसके बारे में बताया। तो इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर। ठीक है ना जी हाँ। तो पहली बात यह है कि इसके बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। पहली बात हुई ये। दूसरी बात यह है कि यह संख्या क्या बताती है? ठीक है ना जी हाँ। इस संख्या के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। ये पहली बात है ना। दूसरी बात, ये संख्या क्या बताती है? ये संख्या बताती है हमें कक्षा जो है उसकी संख्या को। जी हाँ, किसकी संख्या को? कक्षा या कोष की संख्या को बताती है कि इतने कोष में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना। मुख्य क्वांटम संख्या कोष, कक्षा या कक्ष को दर्शाती है। ठीक है जी हाँ। दूसरे पॉइंट पर बात करें तो यह संख्या जो है मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? कक्षा, कक्ष या ऐसी हम लोग बात करें जी, कक्षा, कक्ष या जो कोश है, कोश की संख्या को दर्शाती है, संख्या को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। इतना ही नहीं, ये कक्षक का आकार और ऊर्जा जो है वो भी बताने में सक्षम है ना। किसका? कक्षक का आकार और ऊर्जा भी बताती है। ठीक है जी। तथा यह ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी भी बताएगी।
कक्षक का आकार व ऊर्जा भी बताती है। इसका मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा सखा, हमेशा 1 से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा 1 से लेकर, है ना, या ये कह सकते हो धनात्मक प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 हमेशा, ठीक है जी हाँ, पूर्णांक होगा इसका मान, कभी भी शून्य नहीं होता है। ये इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना जी हाँ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है क्या, कि इसका मान जो है, इसका मान 1 से लेकर किसी भी पूर्णांक तक हो सकता है। क्या, किसी भी पूर्णांक तक हो सकता है। पूर्णांक में कभी भी दशमलव या भिन्न नहीं आता है ना। इसका मान कभी भी, अगर हम लोग बात करें, किसी भी पूर्णांक तक हो सकता है, कभी भी यहां पर दशमलव या जो अपने पास, जी हाँ, क्या दशमलव वगैरह नहीं आएंगे, पॉइंटों में नहीं आएगा, भिन्न के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना कि इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा, है ना। मतलब ये वो नहीं गा सकेगा क्या, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं, है ना, ये कभी भी नहीं कह सकेगा। क्यों, क्योंकि इसका मान कभी भी 0 नहीं होता। कितना नहीं होता सखा, 0 इसका कभी भी मान नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे की बात यह है कि आपको मैं बता देता हूं कि n का मान निर्धारित करने पर कक्षा का कैसे निर्धारण होता है, ठीक है। तो n से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ये भी बता देते हैं, है ना। चलिए चौथे नंबर पर हम बात करते हैं, इसे कैसे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से दर्शाते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से दर्शाते हैं, ठीक है ना जी, सिंपल बात है। कैसी बातें करते हो यार, एक बात बताओ, है ना। जब मैंने देखो, फिर वही, इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जो गर्दन के ऊपर जो ये है ना, मुख के ऊपर ये जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी में जो मस्तिष्क है ना, वो लगाने की चीजें, चलाने की चीजें, उसको जंग मत लगने दो, है ना। मेरी दिल से प्रार्थना है आप लोगों से, इस मस्तिष्क में कभी भी जंग मत लगने दो, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है कि इसमें जंग मत लगने दो, क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो। सोचने से बड़ी बड़ी समस्याओं के हल मिल जाते हैं। और आपने जो ये कमेंट किया है ना, वो बेवकूफों वाला कमेंट है। क्यों है, सुनो। जब मैं कह रहा हूं कि इसका मान 1 से लेकर किसी भी पूर्णांक तक हो सकता है, तो ये लिखने की क्या जरूरत है कि सर नेगेटिव नहीं हो सकता क्या। 1 से ऊपर कौन सी नेगेटिव वैल्यू जाती है, बताना एक बार। फिर ये भी कहते हो सर -1 -2 नहीं हो सकता क्या। 1 से ऊपर कौन सी नेगेटिव वैल्यू जाती है, फिर वही बुद्धि लगाओ सखा, बुद्धि, ठीक है। हाँ चलिए, मैं यहां यह भी बता देता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार से कक्षा होंगी और किस प्रकार से n की वैल्यू होगी, है ना। क्या, किस प्रकार से कक्षा होगी और किस प्रकार से n की वैल्यू होगी। तो देखो, अगर यहां मैं लिख दूं n और यहां लिख दूं कक्षा, तो आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखो, यदि हमारे पास n बराबर 1 है तो कक्षा होगी k, यदि n बराबर 2 है तो कक्षा होगी l, यदि m बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो कक्षा होगी m, n बराबर 4 है
तो ये होगी N, ये बराबर 5 है तो ये होगी O, P, Q, ऐसे ही आगे तक चलती रहेगी। जी हाँ, ये चलते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। हालांकि अपन को आज तक इतनी की आवश्यकता नहीं पड़ी है, अपना काम जो है वो 4 तक हो जाता है, ठीक है ना, 4 तक अपना काम हो जाता है, ठीक है, सिंपल बात। चलिए, आप कह रहे हो तो मैं नोट करवा देता हूं, ये लो, आज जो लिखा है अभी नोट करना एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ चलेंगे, है ना। चलिए भाई, अगले पेज पर बात करते हैं, नोट करो इनको। यहां कक्षकों की बात की थी, ऑर्बिटल्स की। देखो, एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि सर जेड के बाद का कैसे आएगा। अरे मैंने क्या बोला, अभी तो एन पर ही हम लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, हमें ओ की भी जरूरत नहीं पड़ी है, मगर आपको जेड की चिंता होने लगी है। इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट 118 ही है भाई, तो जेड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, समझे। राहुल रेगर, आप भी अपना कमेंट डालो भाई, आपका भी रिप्लाई करेंगे, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी, मेरे लिए तो आप सब प्रिय हो, एकदम मेरे दिल के टुकड़े हो आप सब। आगे बढ़ो, आगे नोट करो। चलिए भाई, नहीं हुई थी कल क्लास, नहीं हुई थी। हाँ रितेश, यही इलेक्ट्रॉन होता है भाई। ठीक है, चलिए अभिविन्यास पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये और नोट कर लो, फिर इसी संख्या के बारे में और बातें जो हैं वो बताता हूं मैं आपको, है ना। जैसे कि n का मान बढ़ने पर कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, है ना, और किसी भी कोश में कक्षकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है वो भी बताऊंगा। कोई भी कोश जो होगा उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है ये भी बताऊंगा, है ना। फिर ये भी बताऊंगा कि n का मान बढ़ने पर कोश या कक्षक का आकार जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना। जी हाँ, आंचल आपकी पहली क्लास है इसलिए आपको नहीं पता कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। कौन सा? दूसरा, ठीक है।
चलिए देखो, अब ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट जो भी है, अगला पॉइंट है अपने पास पॉइंट नंबर 5। पांचवें पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, समझे? एन मतलब क्या? मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या का मान जब बढ़ता है, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या एन, इसका जब मान बढ़ता है, बढ़ने पर, बढ़ गया मान, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई साहब, जैसे ही मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा तो कक्षकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। किसकी संख्या बढ़ जाएगी? कक्षकों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। किसकी संख्या बढ़ जाएगी? बढ़ने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है। और कक्षकों की संख्या क्यों बढ़ती है? ठीक है ना जी हाँ, क्या? हाँ, चलिए, कक्षकों की संख्या इसलिए बढ़ती है, चलिए क्यों बढ़ती है भाई? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है ना। कक्षकों की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, बढ़ती है, तथा हर कोश के अंदर, ठीक है ना जी हां, क्या? तथा प्रत्येक कोश में जो कक्षक हैं, कक्षकों की संख्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना जी हां। इस पर पूछा जाता है प्रश्न कि यदि किसी भी परमाणु के पास दो कोश हैं तो उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे उसके पास कक्षकों की संख्या होगी 2 का स्क्वायर मतलब 4। कहने का मतलब है कि यदि कक्षाएं जो है, कोश जो है, कोश कोमा n बराबर 2 हो तो कक्षा जो कक्षक है उनकी संख्या होगी n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर बोले तो कितना लाड लो? बोलो 4। 2 का स्क्वायर बोले तो कितना सखा? 4, ठीक है। ये अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कोशों की संख्या आ जाएगी, है ना। कोशों के अंदर कक्षकों की संख्या आ जाएगी, सिंपल बात है। अब भाई आप लोग तो जानते ही हो एक बात, क्या? कि सर देखो ये तो होता है नाभिक, है ना। नाभिक के चारों ओर होती हैं कक्षाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। नाभिक के चारों ओर इस तरीके से क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। अब खुद बताओ भाई कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, n का मान बढ़ रहा है ना, तो n का मान बढ़ने पर कोश का आकार भी बढ़ रहा है ना। ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा और बड़ा। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर कोश या कक्षा का आकार भी बढ़ता है। जितना ज्यादा आकार होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। वापस से सुनो, स्थायित्व उतना ही कम होगा जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी। ज्यादा एनर्जी जिसके पास होती है वो रुकता कम है। छोटे बच्चों को देखो ना जरा, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो पूरे दिन यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से घूमते रहते हैं पूरे दिन यार। तो जितनी ज्यादा एनर्जी है ना सखा, उतना ही कम क्या होगा? स्थायित्व होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर हम आपको यही बता रहे हैं अगले पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 6 में, कि 6 मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर, कौन सी क्वांटम संख्या? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर,
किसका मान बढ़ रहा है सखा? मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ रहा है, n का, ठीक है ना? जी हाँ। और जैसे ही मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है, बढ़ने पर कोश या जो कक्षा है उसका आकार बढ़ता है, ठीक है ना? कोश या कक्षा का आकार जो है वो बढ़ता है, ठीक है? कक्षा का आकार बढ़ता है। बढ़ता है, कोश या कक्षा का क्या बढ़ जाएगा? आकार बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हो जाएगा नाभिक से दूर, इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसा हो जाएगा? दूर हो जाता है ना? दूर दूर हो जाता है। आकार बढ़ने पर क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगा? आकार बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना? जी हाँ। ठीक है। अब देखो भाई, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है उसे नाभिक के आकर्षण बल से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और हर ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? जी हाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से दूर जाने के लिए, किसके आकर्षण बल से? नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स से, आकर्षण बल से क्या होने के लिए? दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जी हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं, अतः ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः n का मान बढ़ने पर कक्षक और कक्षा दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि कक्षा बढ़ेगी तो कक्षक बढ़ेगा, ठीक है ना? अतः n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। n का मान बढ़ने पर कक्षा या कक्षक की एवं कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्थायित्व घटेगा। क्या होता है? ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है ना, जिससे स्थायित्व का मान कम होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्थायित्व घटता है, ठीक है। और एक पॉइंट और जिसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, है ना, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके बारे में लास्ट बिंदु है ये, ठीक है, 7वां नंबर पे। किसी कोश में, कोश मतलब कक्षा, मतलब कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी भी कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये ध्यान से सुन लो। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये होता है 2n²। कितनी होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 2n² होती है। पहली बात ये है। अब लाड लो, जब ये संख्या 2n² हो गई तो n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। इसीलिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि के उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, सॉरी, के जो आपके पास कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं,
है ना। तो वही हम लोग बता रहे हैं कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी से डिसाइड होते हैं। तो एक तरफ तो लिख देंगे कोश या कक्षा, दूसरी तरफ लिख देंगे n की वैल्यू और तीसरे में लिख देंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। कोश n और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो लाडलो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2n² खेलेंगे। क्या खेलेंगे? 2n²। अब उसके बाद आगे बढ़ लो, आगे बढ़ोगे तो देख लो यहां से, पहले पैक कर देते हैं K L M N और लास्ट में O के लिए कर देंगे। तो यहां हो जाएगा K L M N O। K के लिए N की वैल्यू 1 तो रख दोगे 2n² बराबर 2, वैल्यू 2 2n² मतलब 8, n की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 की घात 2 मतलब 18, 4 2 इंटू 4 की घात 2 मतलब 32, 5 2 इंटू n की घात 2 बोले तो 50। ये आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है ना जी हाँ। क्या ये अपने पास क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है जी। ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। तो भाई जब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग बात करें, है ना, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या है अपने पास। तो चलिए यहां तक तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया था, ये और नोट कर लो फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इसको और नोट कर लो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नोट करो, ये नोट करो, है ना। हाँ चलिए कर लो नोट फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए है ना, चलिए ये नोट कर दो, है ना। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, शेष बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।